केंद्र सरकार से आग्रह कर उसकी भी परमिशन लेकर तुरंत प्रभाव से ये दाने की शाइन और दाने के कालापन के बहाने पर किसान के अनाज को मंडी पे होल्ड ना किया जाए। आगे भी 12-13 तारीख की फिर रेनफॉल की वार्निंग है। अगर मंडियों में इस तरह अनाज पड़ा रहा, जैसे झज्जर के अंदर तो दूसरी मंजिल तक अनाज की थैलियां लगी हुई थी और जेसीबी चढ़ाई हुई थी, आपने भी फोटो देखी होगी सोशल मीडिया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि मंडियों के अंदर जो अनाज है उसको मूव करने के लिए मजदूर की बजाय जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा। मैं ये मांग करता हूं कि तुरंत मंडियों के अंदर से वो माल उठाकर सरकारी गोदामों में पहुंचाया जाए और किसान को जो माल मंडियों में आ चुका है लगभग 17.5 लाख मेट्रिक टन, उसकी तुरंत प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को समाप्त कर उस सारे फसल के अनाज के पैसे किसान को पहुंचाने का काम करें। दूसरी ओर मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने परसों एक बड़ा फैसला लिया कैबिनेट की बैठक में, जिसमें मिनिमम वेज मजदूरी की जो है अनस्किल्ड से लेकर हाईली स्किल्ड तक की वो 11,000 और 14,000 से बढ़ाकर 15,200 से 19,000 शायद 400 के लगभग स्किल्ड की करी है। बड़ा अच्छा कदम है और होना भी चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज शायद 19,000 रुपया न्यूनतम वैल्यू मिलती है और 2 सालों में हरियाणा में मिनिमम वेज के दर को सरकार द्वारा बढ़ाया भी नहीं गया। मगर एक चीज जो गणित से बाहर हो जाती है और ये अधिकारी कितना स्मार्टली प्ले करते हैं वो आपको आज बताना चाहूंगा। अगर किसी साथी के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में 15,200 को 12 से गुणा करोगे आप तो अमाउंट बनता है 1,82,000। 1,82,000 का मतलब है जो अपने आप को परिवार पहचान पत्र पर डेली वेजर रजिस्टर कराएंगे, कंप्यूटर उनको 1,80,000 की श्रेणी से ऊपर ले जाते हैं, बीपीएल की श्रेणी से भी बंद कर देगा और सरकारी सुविधाएं जो उस व्यक्ति को मिलती हैं वो तुरंत प्रभाव से सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने का काम किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे कि डेली वेजर्स की जो इस इनकम श्रेणी बढ़ाई है इसको परिवार पहचान पत्र के साथ कैसे जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो सबसे स्किल्ड आदमी है जिसको आज ये 19,000 रुपये तनख्वाह की श्रेणी में लाए हैं, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूं तो मेरे ख्याल से लगभग 2,35,000 के आसपास उसकी सालाना आय अगर 12 महीने से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंच जाएगी। पिछले दिनों आपने देखा है कि किस तरीके से परिवार पहचान पत्र का बहाना लेकर प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, 8,000 के आसपास विधवा औरतों की पेंशन काटी गई, विकलांगों की पेंशन काटी गई और तो और खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में माना है कि हमने 12 लाख परिवारों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया। तो ये जो पीपीपी का फंडा है और जिस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करी जा रही है सरकार द्वारा, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को बीपीएल की श्रेणी से बाहर किया जाए। हम ये मांग करते हैं क्योंकि डेली वेजर को दिन की दिहाड़ी मिलती है और दिन की भी घंटों के हिसाब से भी कई बार दी जाती है, उसको 15,000 रुपया 30 दिन की जॉब के बाद रिसीव होता है। अब सरकार अगर उससे कैलकुलेशन करेगी तो गरीब आदमी कोई भी फिर सरकारी लाभ भविष्य में ले नहीं पाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि इस इंक्रीज को, जो मिनिमम वेज का इजाफा हुआ है, इसको परिवार पहचान पत्र से बाहर किया जाए, क्योंकि अगर इसको परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया तो प्रदेश के बहुत से गरीब आदमी पीपीपी से बाहर हो जाएंगे और उसके लिए फिर चाहे हमें गवर्नर साहब से मिलना पड़े या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका विरोध करना पड़े, जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर इसका विरोध भी आने वाले भविष्य में अलग अलग मजदूर संगठनों के साथ मिलकर करने का काम करे। और तीसरा एक मामला है जो मैंने
24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि ये जो आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक, एयू, अलग अलग बैंक्स की एफडी ये प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर और जो स्कैम प्रदेश के अंदर आया, फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी आया, और चर्चा है कि ये अलग अलग प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं हुई। क्योंकि एक मामले के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण विधानसभा में दिया था कि पैसा वापिस आएगा, पैसा तो आ जाएगा, मगर ये किस मोडस ऑपरेंडी से चला, क्योंकि मल्टी स्टेट क्राइम था। इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात 24 फरवरी को हमने करी थी। हैरानी है कि 25 मार्च तक मुख्यमंत्री ने बारी बारी इसमें जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में चोरी करी है उनको बचाने का काम किया, और 24 फरवरी से 25 मार्च तक इसको स्टेट विजिलेंस ब्यूरो देखने का काम कर रही थी। जब यूनियन टेरिटरी और मल्टी स्टेट क्राइम की व्यू आई तो फिर मुख्यमंत्री ने इसको ट्रांसफर करने की सिफारिश करी, और मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले सीबीआई ने इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी है, और सीबीआई की एफआईआर के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अब मुझे इसकी क्लैरिटी तो नहीं है कि 2 आईएएस अफसर, एक एचसीएस अफसर कल सस्पेंड करे हैं, क्या वो इस मामले से लिपित थे, नहीं थे। जो परसों लंबी चौड़ी लिस्ट ट्रांसफर की आई है उसके अंदर कई अधिकारियों की प्राइम पोस्टिंग्स गई हैं, वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं या नहीं रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इस पे स्पष्टीकरण दे कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चर्चा बहुत बड़े लेवल से आ रही है कि कुछ उच्च पद अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के भी इस पूरे मोडस ऑपरेंडी पे इन्वॉल्व थे, और इसकी क्लैरिफिकेशन देने का काम करे कि अभी तक इस 1.5 महीने के पूरे छानबीन के अंदर क्या रिकवरी हुई है, अदर देन दैट जो एफडीज को वापिस लाया गया है, जहां बैंक्स के थ्रू गिफ्ट दिए गए, बैंक्स के थ्रू ट्रिप्स दिए गए, बैंक्स के थ्रू सोना और चांदी दिए गए, इसका ब्यौरा जनता के सामने लाने का काम करे, क्योंकि विषय छोटा नहीं है। ये लगभग 590 करोड़ का तो एक था, फिर 180 करोड़ की एक आई, उसके बाद आपके पंचकुला नगर निगम का जो कोटक बैंक के साथ एफडी का आया वो आया, और ये भी चर्चा है कि अलग अलग विभाग जिनको अभी तक छुआ नहीं गया, चाहे वो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन हो जिसमें सुपरिटेंडेंट जिसने ये सारा काम किया, ये पहले काम करता था, उसका क्यों नहीं अब तक इंक्वायर किया गया। जो और सरकार के महकमे हैं जो रेगुलरली एफडीज कराते हैं और किसी और बैंक के साथ कराते थे, क्या इस तरह की गतिविधि उसमें भी की गई। तो जननायक जनता पार्टी की यह मांग है कि मुख्यमंत्री इसका ब्यौरा जरूर दे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई पद अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, और अगर अधिकारी इन्वॉल्व है तो फिर आने वाले भविष्य में उनके विरुद्ध भी क्या कार्रवाई करने का काम करें।